Assalamualaikum everybody, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है रिहान एंड वी आर हेयर विद एनी ट्यूटोरियल। तो गाइज आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 उर्दू पेपर। ठीक है, आपका ये पेपर हुआ था 3 मार्च 2023 को एंड आज यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई थी। हमने ऑलरेडी आपको ग्रामर का पोर्शन दिया था कि ग्रामर किस तरह लिखते हैं उर्दू में। पूरा ग्रामर जो भी था अपडेटेड, पूरा हमारा मटेरियल यहाँ पे है। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या है। उसके बाद जो एप्लीकेशन थी वो सेम टू सेम वही रिपीट हो गया, या अगर खतूत की बात करें तो ख़त भी सेम टू सेम वही रिपीट हुए। तो चलो देखते हैं क्या क्या इस पेपर में नया आया था। चलो इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। हिस्सा अव्वल मतलब सेक्शन ए को पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहता है कि दर्ज झेल मजमूआत में से किसी एक पर 100 से 150 का अल्फाज में मजमून लिखे। मतलब ये नीचे दिए गए कुछ हैं इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, आपको इस पे ऐसे लिखना है या एक मजमून लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं आप है दिवाली या ईद। आपको दिवाली पे लिखना है या तो ईद पे लिखना है, दोनों में से कोई एक आता है तो डेफिनेटली आप उसके साथ जाएंगे। ठीक है, आसान है। दिवाली पे जो बच्चे दिवाली पे लिखना चाहते हैं उनको पता है दिवाली कब आती है, एंड जो ईद पे लिखना चाहते हैं तो ईद यहाँ पे दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते थे। आप ईद उल फितर चूज़ कर सकते थे या ईद उल अज़हा चूज़ कर सकते थे, क्योंकि ईद उल फितर आने वाली भी है तो आप उसके बारे में बेहतर लिख सकते थे। वो क्यों मनाते हैं मुसलमान, पहले एक महीना रोजे रखते हैं, उसके बाद खुशी का दिन होता है, तो ये खुशियाँ मनाते हैं। आपके पास एक और अगर ये नहीं आता था तो आप दूसरा कर सकते थे, कंप्यूटर की अहमियत व अफादियत। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। मुझे लगता है कि कंप्यूटर के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते थे। देखो, इसमें पहले आप लिखते कि कंप्यूटर किस तरह ईजाद हुआ है, किसने कंप्यूटर को सबसे पहले ईजाद किया है, इन्वेंशन कब हुई है, किस तरह की जनरेशन से हैं, पहली जनरेशन कौन थी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन थी, अब मौजूदा कौन से हैं, इसके बारे में आप लिख सकते थे। सुपर कंप्यूटर्स लिख सकते थे, आप मेन फ्रेम कंप्यूटर लिख सकते थे। बहुत ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटर्स भी अब मार्केट में हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप डिटेल लिख सकते थे। ठीक है, एंड फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था वो भी आप लिखते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी ने उठाया था, अगर आप इसके ऊपर लिख सकते थे। उनकी हालात ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी हर जगह से। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनफैक्ट वो हमारे वो होते हैं ना लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पीएम है हमारे इंडिया के, तो फर्स्ट पीएम भी है, लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पीएम भी हैं, तो आप इसके ऊपर अच्छी तरह से लिख सकते थे। एंड ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे डेफिनेटली। मेरा बेहतरीन दोस्त, ये तो सबको आता है। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने मेरा बेहतरीन दोस्त ही लिखा होगा, क्योंकि ये आसान टॉपिक था और अच्छी तरह से आप इसमें मार्क्स कर सकते थे। और योम आज़ादी डेफिनेटली इंडिपेंडेंस डे पे भी आप एक अच्छा सा मजमून लिख सकते थे। तो आपके पास नियर अबाउट 5 यहाँ पे चॉइसेस थी और इसमें से आप ए पे अच्छी तरह से मजमून लिख सकते थे। आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह से लिखा होगा। ठीक है, आगे आते हैं पार्ट नंबर बी पे आ जाते हैं या क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं इसको। कहता है अपने वालिद साहब के नाम एक खत लिखिए और नई किताबें खरीदने के लिए उनसे रुपये मांगिए। ये सेम टू सेम मैंने आपको प्रोवाइड किया था जब हम यहाँ पे खतूत निगारी पढ़ रहे थे या खतूत नवीसी पढ़ रहे थे। जब मैं आपको खतूत पढ़ा रहा था कि खतूत किस तरह लिखते हैं, तो वहाँ पे सेम टू सेम मैंने आपको ये दिया भी था कि भाई आपको अगर ऐसे आ जाता है कि अपने वालिद साहब से पैसे मांगते हैं, आपको वर्दी लेनी है, बुक्स लेनी है, तो आप किस तरह से ख़त लिखेंगे। ठीक है ना, और आपको दूसरा एक एप्लीकेशन मिलेगी अपने हेड मास्टर साहब के नाम फीस माफ़ करने की दरख्वास्त लिखी। तो मैंने सेम टू सेम ये वहाँ पर आपके लिए लाई थी। ये दोनों ऑफ कोर्स आ चुके हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने दोनों का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है एंड आप डिस्क्रिप्शन में भी इसको देख सकते हैं। डेफिनेटली दोनों मैंने वहाँ पे इसको अच्छी तरह से बताया था। भाई इन चीज़ों में आप ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेटली दो मैंने अभी तक जो 3 क्वेश्चन हो गए, हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए, तो ये आपको हुए थे। ठीक है ना, एंड वहाँ पे अगर आप मैंने एक और वीडियो लाई थी कि इसके ऊपर उर्दू गेस्ट पेपर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो उसमें हमने बोला था कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैंने मुहावरों पर फोकस किया था। ठीक है, एंड सेम टू सेम मुहावरे आगे देखो। इसमें कहता है कि दर्ज झेल मंदरजा झेल मुहावरों में से 4 को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। आपको सिर्फ 4 को इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे टोटल 6 एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 4। ओके, क्या कहता है, आंखें चुराना। आंखें चुराना का मतलब होता है आंखें फेरना। ठीक है ना, अगर कोई बंदा गलत काम करते हो तो फिर वो आंखें चुराना कर देता है। ठीक है ना, तुम ये बोलोगे रेहान ने जब फाजिल से लड़ाई की तो फिर जब वो मिलते तो रेहान आंखें चुराता है, इस तरह से बोल सकते हो। बाग बाग का होने का मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है ना, तुम ये बोल सकते हो अदील ने जब अपनी माँ को देखा तो वो बाग बाग हो गया। चादर तारकन सोना बेखौफ हो जाना, ये तुम लिख सकते हो। मुंह से फूल जड़ना मतलब बहुत मीठी बातें करना। ठीक है ना, तुम बोल सकते हो मेरा फ्रेंड जब बातें करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से फूल जड़ रहे हैं। राई का पहाड़ बना देना मतलब छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देना। छोटी सी बात थी उसको एक्सपेंड करके बहुत बड़ा बना देना, मतलब बखेड़ा करा कर देना। आप हो देना, ये डेफिनेटली आपको पता होगा। अब आते हैं मुंदरजा झेल में से सिर्फ 2 के वाहिद और जमा के वाहिद लिखिए। जो नीचे दिए गए हैं इसमें से आपको वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखने, सिर्फ 2 के लिखने जितने आप यहाँ करोगे। यहाँ पे आपको लफ़ज़ एक वाहिद है, इसकी जमा आ जाएगी अल्फाज। लफ़ज़ क्या है, एक वाहिद है, इसकी जमा आ जाएगी अल्फाज। अलिफ लाम फे अल्फाज व अल्फाज आएगी। उसके बाद नज़म यहाँ पे जमे तो आप इसको लिखोगे नज़म। क्या लिखोगे भाई, नज़म लिखोगे। जवाब यहाँ पे एक वाहिद है तो इसको आप लिखोगे जवाबात। ठीक है ना, और हक यहाँ पे है वाहिद है तो इसको लिखोगे हकूक। हे काफ वाव काफ, हकूक आप लिख के आ जाएंगे आराम से। तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। ठीक है,
आगे क्या कहता है भाई, आगे भी देख लेते हैं। कहता है मंदरजा झेल में से सिर्फ दो के मुज़क्कर और मोनस के मुज़क्कर लिखिए। आपको मुज़क्कर एंड मोनस लिखने हैं दोनों की, ठीक है ना। मुज़क्कर की बात करें तो वो मेल होता है एंड मोनस की बात करें तो वो फीमेल होता है। अगर हम साहिबा की बात करें तो ये एक फीमेल है, तो इसका हम बोलेंगे मुज़क्कर, इसका जो मोनस नहीं सॉरी ये होगा मोनस, और इसका जो मुज़क्कर आएगा वो आएगा साहिब। बेल एक मोनस है और इसका जो बेल एक मुज़क्कर है और इसका जो मोनस आएगा वो आएगी गाय। दोबन, दोबन का क्या आएगा, दोबन का आएगा धोबी, ठीक है ना। तो हमें दो करने थे तो हमने यहाँ पे कर दिए। शाम का आप कर सकते हैं खुद से नरमादा के हिसाब से। मंदरजा झेल में से सिर्फ 4 खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। आपको यहाँ पे सिर्फ 4 कोई खाली जगहों को पुर करना है, तो देखते हैं क्या क्या होती है। कहता है कि सच की हमेशा डैश डैश होती है, फतह होती है या शिकस्त होती है। तो सबको पता होगा फतह का मतलब है जीत होती है, ठीक है ना। हवाई परवाज़ की इब्तदाई डैश डैश नहीं की थी। हवाई परवाज़ की इब्तदा रूस ने की थी, अमेरिका ने की थी। चलो ठीक है, आपको पता होगा, आपकी बुक में लिखा है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बुद्ध मत डैश डैश की बानी से सॉरी बुद्ध मत के बानी डैश डैश थे। तो बुद्धिज़्म के बानी मतलब फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध थे, ठीक है। महावीर थे जैनिज़्म के। जिनस के लिहाज से इसम की कितनी किस्में भाई, जिनस के लिहाज से इसम की 2 किस्में, मोनस और मुज़क्कर। तो यहाँ पे 2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहन का मुज़क्कर क्या होता है, बहन का मुज़क्कर होता है भाई, सबसे आसान है। और शेर एक डैटे जानवर है, तो शेर एक जंगली जानवर है। तो ये इतना सबको आया होगा अच्छी तरह से। अब आते हैं हिस्सा बी के ऊपर, ठीक है। हिस्सा बी भी आसान है, इसको कहते हैं सेक्शन बी आ गया। देखते हैं दर्ज झेल में से झेल में दर्ज इक़्तिबास में से सिर्फ एक इक़्तिबास को सलीस उर्दू में लिखिए। कहता है यहाँ पे जो नीचे दिया गया है आपको इसको क्या करना है भाई, सलीस उर्दू का मतलब है आसान सा सादा सा उर्दू में लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है कि लिखा क्या क्या है यहाँ पे। ऑफकोर्स ये जो दिया गया है ये आपकी बुक से दिया गया है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे और अपने वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। एक पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। चाँद पर कदम रखने के बाद इंसान ने हलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी, सॉरी। कहता है चाँद पर कदम रखने के बाद इंसान ने हला में भी परवाज़ शुरू कर दी। परवाज़ का मतलब है उड़ान। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम था, ठीक है भाई। हम कायनात के एक छोटे से सियारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़ज़ाई से ज़्यादा बुलंदी नहीं है। 60 किलोमीटर को खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती हैं। इससे आगे एक बेकनारा और सुन्नान कायनात है, जो जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही हला है। तो ये कहता है कि भाई हमारी ज़मीन की बता कर रहा है कि हमारी ज़मीन की एक सरफेस है, उसके ऊपर अगर नियर अबाउट आप देखोगे तो नियर अबाउट ये कहता है 50 किलोमीटर तक आपको 80% या 80 से 90% तक आपको गैसेस मिलेगा। उसके ऊपर अगर 300 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कम पार्टिकल मिलेंगे एयर के। एंड उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको हला मिलेगी, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना था, ये लिखना था कि भाई ये कौन से सबक से लिया गया है, कौन इसके लिखने वाले हैं, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। आपको आसान उर्दू में इसको उठाकर लिखना था और कुछ भी नहीं करना था। अच्छा, आपको अगर वो नहीं आता तो आपके पास ये भी थी। 19 बरस की उम्र में गौतम बुद्ध के हालात ज़िंदगी के बारे में है। यहाँ पे उन्होंने किस तरह से मतलब अपने घर को छोड़ा, क्या क्या उनके साथ वाक़ा पेश आता है, क्या क्या सानहा पेश आता है, और उनको कब मतलब वो मिल जाता है, वो सच की तलाश में थे तो उनको कब सच से वाकफ़ीत हो जाती है। तो सच के बारे में यहाँ पे लिखना था, ठीक है। ये आई होप कि आपने दोनों अच्छी तरह से किए होंगे, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। आगे आ जाते हैं भाई, ये है टेक्सचुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन आप बेहतर जानते होंगे। ये देखो ये कौन कौन से हैं, आपको करना है मंदरजा झेल में से सिर्फ 2 की तशरीह करनी है। आपको 2 की तशरीह करनी थी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बट शायर का हवाला देते तो ना देते, ये यहाँ पे कंपलसरी नहीं शायर का हवाला देना, बस आपको तशरीह करनी थी। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, उसको क्या नाम दे सोची हुई तहमत के सवा, ठीक है ना, तहमत के सवा। तो इसमें ये शायर लिखने वाले फ़लाँ शायर हैं, ठीक है ना। इसमें शायर कहते हैं कि किसी और ने हमारी हाथों की तकदीरें लिखी थी, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें इसकी, अगर हम जुदा हो गए तो मैं तुम्हें इसकी तहमत क्यों दूँ। शायर कहता है कि हमारा मिलना या हमारा जुदा होना हमारे हाथ में नहीं था, किसी और ने हमारा मिलना या हमारा जुदा होना तय किया हुआ था। तो मैं इसके बदले में हम एक दूसरे को क्यों सुना, मतलब एक दूसरे को इसकी तहमत क्यों दूँ कि तुमने गलत किया, मैंने गलत किया। इसको इस तरह से लिखना था। आपको 2 करने थे टोटल, और शायर का नाम भी देना था। देखते हैं। दहर से अपना मुकाबिल कोई अब तक ना उठा, कोई गौतम कोई चिश्ती कोई नानक ना उठा। कोई गौतम कोई चिश्ती कोई नानक ना उठा। जब आप ये अच्छी तरह से पढ़ोगे तो इसको कंटेक्स्ट आपको समझ आएगा, ठीक है। आपकी बुक से लिया गया है तो इसका कंटेक्स्ट पहले समझना अच्छा है। ये बाग अरम है, ये बाग अदन, ये मेरा वतन, ये तेरा वतन। तो इस शायर का नाम पता होगा। ये कहता है कि जब हमें आज़ादी मिली है तो हम यहाँ पे आराम से रहते हैं, हम सुकून से रहते हैं, और इसको हम अपना एक घर मानते हैं, कि अपना एक बाग मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ आज़ादी के साथ सोचने की मोहलत मिलती है। तो इसके बारे में यही आपको लिखना था। आगे देख लेते हैं। पहाड़ों के मंजर बनूंगा समा है, इसमें हज़ारों ही चश्मे रवां।
ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका कंटेक्स्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस नज़म से लिया गया है और इसका कंटेक्स्ट क्या है, और शायर का हवाले भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे इसकी तशरीह में, ठीक है। देखो दो तरह के शायर होते हैं, एक होता है जनरल तशरीह कर देना, एक होता है जिसके पीछे कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट होता है, मतलब बुक्स पढ़ के फिर पता चलता है नहीं भाई ये तो एक पर्टिकुलर बात कर रहा था, तो उनमें थोड़ा सा बंदा लचक होता है, तो उनमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मंदरजा झेल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब दीजिए, आपको सिर्फ 2 के आंसर करने हैं इसमें, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या सवाल हैं। वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान का काश्त कहाँ कहाँ की जाती है, तो आपको बताना है कि ज़ाफ़रान की काश्त कहाँ कहाँ पे होती है। शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी क्या है, आपको बताना है कि जो शोर होता है, जो नॉइज़ पोल्यूशन होती है, वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेंजरस नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है ना। क्यों पोल्यूशन कंसिडर किया जाता है, आपको पता है ऐसे हमारी जो हार्ट होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, हमारा जो नर्व सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है, हमारे सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है और हमें इरिटेशन हो जाती है, मतलब मेंटल इलनेस हो जाती है, लोग मेंटली ठीक नहीं रहते। इसका आंसर ये भी आ सकता है। शिकार के वक्त राजा जाबू लूचन ने जंगल में क्या मंजर देखा, तो मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि उसने देखा था कि एक हिरन और एक शेर एक साथ पानी पी रहे हैं, तो उसने कहा भाई अगर ये एक दूसरे के अपोजिट नेचर वाले अगर एक साथ सुकून से रह सकते हैं, अमन से रह सकते हैं, तो इंसान एक दूसरे के साथ अमन से क्यों नहीं रह सकते, तो इसने वो वाला मंजर देखा। ग़ज़ाएँ बीमारियां का सबब क्यों बन जाती हैं, आपको यह भी बताना है कि वाई द कंटामिनेटेड फूड्स बिकम द सोर्स फॉर द डिजीजेज। आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको ब्लर नजर आया होगा, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। मंदरजा झेल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब लिखना है, ये लिखा है मंदरजा झेल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब लिखना है। अमन को शायर क्यों ज़रूरी करार देता है, तो बताएं कि अमन को शायर क्यों ज़रूरी करार देता है, तो क्योंकि आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, बुक का लिया गया है, तो अमन से ही सब कुछ व्यवस्था है, ठीक है ना। जंग मसलों का हल नहीं होती, अमन ही मसलों का हल होता है। दिलकश चमन किसको कहा गया है, दिलकश चमन आप बताएं कि किसको कहा गया, आपकी बुक से लिया गया है। इसके बाद हमारी नज़म तारीख में शायर के मुताबिक आज़ादी मिलने के बाद खुद को क्या महसूस करते हो, ये भी आप वहाँ से बुक से उठाकर लिख देंगे, यहाँ पे अच्छी तरह से विजिबल नहीं है, मैंने आपके लिए पढ़ दिया है। हमारी तारीख नज़म में शायर के मुताबिक आज़ादी मिलने के बाद खुद को क्या महसूस करते हैं, ठीक है, ये आप लिखेंगे वहाँ से। आगे आते हैं भाई, मंदरजा झेल में से सिर्फ एक का खुलासा लिखिए, आपको यहाँ पे चैप्टर की समरी लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है। राजा जाबू लूचन आपके पास एक चैप्टर है, उसकी आप थोड़ी सी समरी लिखेंगे। उसके बाद हमारी तारीख, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप इसकी भी समरी लिखेंगे। दोनों में से किसी एक ही लिखने, तीनों में से किसी एक ही, और एक लड़की, तीनों में से जो आपको आता है उसकी आप क्या लिखोगे, समरी लिखोगे। समरी का मतलब है भाई सेंट्रल आइडिया लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा लिख देना है कि भाई ये चैप्टर इसके रिलेटेड है, इसमें ये वाले किरदार हैं, ये वाले कैरेक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं, ये वो कहते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आपको एक छोटा सा 100 to 200 वर्ड का लिख देना था और कुछ भी नहीं करना था। हो गया इतना क्लियर, इसमें कोनो कन्फ्यूजन। मंदरजा झेल में से सिर्फ 4 के अल्फाज और माने लिखिए, यहाँ पे 4 के क्या लिखना है आपको, अल्फाज और माने लिखना है, ठीक है ना। फ़रंगी की बात करें तो फ़रंगी का मतलब होता है अंग्रेज़, ठीक है ना। परवाज़ की बात करें तो परवाज़ का मतलब होता है उड़ना। शफ़ाफ़ की बात करें तो शफ़ाफ़ का मतलब होता है साफ़ पाक, ओके। हमजोली का मतलब होता है हम सहेली, हम हयाली। कारकर्दगी का मतलब होता है, कारकर्दगी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या किया है किसी ने। कारकर्दगी का मतलब किसी ने अगर कुछ अच्छा काम किया तो हम बोलेंगे कारकर्दगी। मुकद्दस का मतलब होता है पाक, पाक का होता है मुकद्दस, जिस तरह होली प्लेस होती है ना मुकद्दस जगह, तो समझे पाक जगह बोलेंगे, ठीक है ना। मंदरजा झेल में से सिर्फ 5 खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। अच्छा, ये जो वाली खाली जगह ना ये आपकी बुक से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो बेटर होगा कि आप क्या करेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये आपकी बुक से डेफिनेटली लिए गए हैं और यहाँ पे 8 हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इनको पढ़ना पड़ेगा बुक से। और ये आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ। अहिंसा के माने क्या है, अहिंसा का मतलब होता है पीस, मतलब अहिंसा का मतलब होता है जब आप वायलेंस नहीं करते तो इसका मतलब है अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है वायलेंस, अहिंसा का मतलब होता है पीस। सिगरेट नोशी एक सेहत के लिए मुज़र है, आप लिखोगे। ज़ाफ़रान का काश्त एक डायडश फ़न है, ये भी लिखोगे। डायडश पहली हिंदुस्तानी हलाबाज थी, कौन पहले हिंदुस्तानी हलाबाज हैं, RK शर्मा। क्या नाम था, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, सॉरी राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी हलाबाज हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद बाकी आप देखोगे आपकी बुक से लिया गया है, वो कोयल डैश वो कमर चक्कोर, ये भी आपकी बुक से लिया गया, तो आप सीधा उठाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा उर्दू का पेपर, हमने यहाँ पे उर्दू का पेपर पूरा सॉल्व किया भाई। अब आपका साइंस का पेपर चाह रहा है तो हम साइंस के लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक सेट अपलोड कर दिया सॉल्व करके साइंस की, एंड इसके बाद हम सेट सेकंड ला रहे हैं साइंस के ऊपर, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो हमने क्या देखा भाई, हमने एक ट्रेंड देखी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। नियर अबाउट 60 से 70% तक आपका सिलेबस वही रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हमने साइंस के ऊपर एक सेट ले आए, इसके ऊपर एक और सेट लाएंगे साइंस के ऊपर, ताकि आपको जो पिछले पूछे गए क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपको क्या हो जाए, मतलब ऑलरेडी आप क्या कर पाएँ उसको, मतलब सॉल्व कर पाएँ और आराम से आप अपने मार्क्स को डबल कर पाएँ या गेन कर पाएँ। तो आप क्या करेंगे, एक तो साइंस का गेस्ट पेपर देखेंगे, हमने ऑलरेडी वो अपलोड करके रखा हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे, और साथ में आप क्या करेंगे भाई, साइंस की सेट B
भी आप अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है ना। तो आगे एंड करने से पहले बोलेंगे कि एजुकेट ऑल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू गाइस।